नाज़रीन, पाकिस्तान में 8 और 9 अप्रैल 2025 को मिनरल इन्वेस्टमेंट सीमेंट का इनकार हो रहा है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहायत अहम है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए फॉर्मर कंट्री हेड हैं रेकोडिक माइनिंग मिस्टर अली एहसान साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अली साहब, पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा रहा है और ख़ास तौर पर आपके इल्म में है 8 और 9 अप्रैल को, यानी इसी रवा माह की मैं बात कर रहा हूँ, मिनरल इन्वेस्टमेंट समिट का इनकाद हो रहा है। तो इस हवाले से आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल, इसमें SIF का किरदार क्या है और आपकी इनकी खिदमात से मुतमईन है, और इस बारे में हमें कुछ ब्रीफिंग दें कि समिट में क्या होगा, मादनी वसाइल क्या होंगे, कुछ तफसीलात फराहम करेंगे। बिल्कुल जनाब। तो दो साल पहले, लगभग 2 साल पहले SIFC ने कुछ सेक्टर्स थे जिनको प्रायोरिटाइज किया। माइंस एंड मिनरल्स उसमें से प्रायोरिटी सेक्टर था। उसके ऊपर फिर बहुत सारा काम हुआ जी, जो गवर्नमेंट ने SIFC ने किया, और फाइनली हम 8 और 9 को उसका नतीजा देखने जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मिनरल समिट विच इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समिट। और इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये समिट उन ममालिक में होता है जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स का बड़ा पोटेंशियल है और बड़ा माइंस एंड मिनरल्स में काम होता है। और दुनिया की बड़ी की जुरिसडिक्शंस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, तमाम इन कंट्रीज में मिनरल समिट होते हैं। और अब पाकिस्तान का भी शुमार इस फहरिस्त में होगा 8 और 9 तारीख के बाद। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह पाकिस्तान का सामने आना माइंस एंड मिनरल में ऑन द ग्लोबल स्केल, और ये इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस देगा, इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस देगा, और जो फिर एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं विद द माइनिंग सेक्टर, उनको भी काफ़ी इसमें बेसिकली इंकरेजमेंट मिलेगी। काबिल एहतराम अली एहसन साहब, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के मादनी ज़खायर के अगर तखमीने की हवाले से मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें तांबे के ज़खायर की तो 1.5 से 3.5 बिलियन टन, जबकि लोहा जो है 1.5 से 3 बिलियन टन और कोयला जो है 165 बिलियन टन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सोने और चांदी के भी बड़े ज़खायर मेरे पाकिस्तान में मौजूद है, मगर मसला ये है कि मुनासिब मैकेनिज़्म और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कमज़ोर है। इक्विपमेंट मैं समझता हूँ नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है। आप मेरे से एग्री हैं? इन तमाम बातों की वजह से पाकिस्तान अभी उस मकाम पर नहीं पहुँच सका जहाँ अब तक पहुँच जाना चाहिए था। देखिए, इसमें दो जो सबसे एक बुनियादी या कलीदी एलिमेंट कह लें, वो है एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क जिसकी बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज किसी भी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करती। तो सबसे जो पहला स्टेप है, जिसको आप कह लें फाउंडेशन स्टेप है, वो हमारे लिए एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म क्रिएट करना है जिसके अंदर आकर, उस अम्ब्रेला के अंदर आके इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझे। जहां तक मेरी इत्तला है, 8 और 9 तारीख को एक नए मिनरल फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी जाएगी और उसके अंदर इन्वेस्टर को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, इस बात को ज़हन में रखें कि जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अबव अ सर्टेन साइज और स्केल हैं, वो तकरीबन सारे के सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स को SIFC की कंप्लीट सपोर्ट हासिल है, जहाँ पे सारे प्रोविंशियल, फेडरल स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं और वो फिर कंप्लीट बैकिंग देते हैं टू दीज प्रोजेक्ट्स। तो with the right legal framework and with the right government support and some kind of one window operation जो SIFC के थ्रू मिल रहा है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के अंदर। इस बात को ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर मिनरल की पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमने बस एक सिस्टेमिक तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, कंपनीज को इनवाइट करना है और उनको फिर एक महफूज इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, अंडर द SIFC अम्ब्रेला और फिर ये जो नया फ्रेमवर्क आएगा, इसके बाद हम वो प्लेटफॉर्म ज़रूर दे देंगे हमारी मिनरल इंडस्ट्री को, जिसके अंदर कंपनीज आके सेफली इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट उठाया जो कि
स्किल्स के बारे में है। देखें, हम आज तो एक माइनिंग कंट्री नहीं है, लेकिन हमने इवेंचुअली माइनिंग कंट्री बनना है, और उसके लिए हमें एक ट्रांजिशन से गुजरना पड़ेगा। शुरू में शायद हमें कुछ स्किल्स इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे हम स्किल्स इंपोर्ट करें, साथ साथ हम यंग प्रोफेशनल्स को, माइनिंग प्रोफेशनल्स को उन स्किल्ड रिसोर्सेज के साथ बेसिकली टाई अप करें, जहां पर इन कमिंग ईयर्स वो ट्रेन हो, एंड देन इवेंचुअली दे विल बी इन अ पोजीशन टू इंशाल्लाह रिप्लेस दोस फॉरेन एक्सपर्ट्स। सो एक ट्रांजिशन से ज़रूर गुजरना है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जी। माइनिंग की ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूटेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, हुनर फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है, और भी इदारे जो बेपन अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें इस काम को मजीद आगे लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ जो बेसिक जियोलॉजी और माइनिंग की एजुकेशन है, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी बड़ी सॉलिड फाउंडेशन है। अब हमें ग्रेजुअली इस नॉलेज को एक्सपीरियंस में और स्किल में ट्रांसफॉर्म करना है, और विद द राइट फोकस फ्रॉम एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, एंड देन ऑल्सो मर्जिंग द एकेडेमिया विद इंडस्ट्री, हम प्रोबेबली इस स्किल को अटेन कर लेंगे। इट्स नॉट अनअटेनेबल, इट्स ओनली अ ट्रांजिशनरी प्रोसेस। काबिल एहतराम अली एहसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और आपकी बात से मुतफिक भी हूँ कि कोई दो राय नहीं है कि मादनी वसाइल जो है वो कंट्री को जो है वो ऊपर लेके जाते हैं। हम दुनिया की अगर मिसाल ले लें, जैसे कि चीन, इटली, टर्की, स्पेन, ब्राज़ील समेत दीगर तमाम ममालिक जो है मादी वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के साथ ही वो अपने रोज़गार में इजाफे और फ़ीकस आमदनी में उन्होंने तरक्की की है। आपने अभी खुद फिक्रा फरमाया है कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं। अगर मैं आपकी बात से एग्री हो जाऊँ कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, तो हजूर फिर मुझे ये समझाएं कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों एतबार से पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है। असल में अंदर की बात क्या है अली भाई? देखिए, अंदर की बात तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको विल चाहिए टू ट्रांसफॉर्म दीज रिसोर्सेज इनटू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। देखें, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एक हुकूमत, कोई भी एक इदारा इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अकेला उनको कंप्लीट नहीं कर सकता जी। हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के और ग्लोबल स्केल के माइनिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे रिकोडिक प्रोजेक्ट है, थरकोल प्रोजेक्ट है, जो हमारे ग्लोबल स्केल प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए ज़हन में रखिए कि जी नेशंस बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स टुगेदर। हम सबको अपने अपने दायरा कार में रहकर इन प्रोजेक्ट्स को तकमील तक लेके जाना है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सिक्योरिटी का एंगल हो, चाहे वो प्रोविंसेस का रोल हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स का रोल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल हो। हम सबको मिलके एज अ नेशन इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली कंपनीज का इसमें फ्रंट रोल है, दे विल पुट इन देयर मनी, दे विल पुट इन देयर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें भी ये हमारे अंदर ये रिजॉल्व होना चाहिए कि हम मिसाल के तौर पे रिकोडिक को दुनिया के सबसे बड़े 5 कॉपर प्रोजेक्ट्स में से एक बनाएंगे, और हमने ऐसा माजी में भी किया है एज नेशन। थरकोल इसकी एग्जांपल है, और हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। और दूसरा इसके अंदर से बहुत अहम पहलू है, वो है सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट दुनिया में सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां के लोग, उस माइन के आसपास के लोग उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट ना करें। हमारे पास ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि बिकॉज आप देखिए, हमारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स तो रिमोट एरियाज में ही होंगे जहां पर इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हमें एज माइनिंग प्रोफेशनल्स और जो लोग पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं और माइनिंग कंपनीज हैं, कि हम सबको उन तमाम लोगों को इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनाना है, उनको स्किल सेट देना है, उनको बिजनेस एजुकेशन देनी है, उनको इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करना है। और अगर लोकल आपके साथ होगा तो आपका माइनिंग प्रोजेक्ट कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। काबिल एहतराम अली एहसन साहब, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मेरे पास इतना ही वक्त था, माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर इस टॉपिक पर आपसे दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज के वक्त ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आज जाते जाते एक बात ज़रूर कर दूँ
कि जब मैं अखबारों में हुआ करता था तो उस वक्त सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल मोहम्मद सफ्तान खां, मैं दिन रात उनको इस हवाले से प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखता था। अब पता नहीं वो PTI में है या नहीं है, मेरा उनसे रब्ता नहीं है, लेकिन आज भी मुझे माइंस एंड मिनरल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद सफ्तान खान का नाम जो है वो ज़रूर लिया जाना चाहिए।